गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि आप सबको पता है, स्कूल व्याख्याता 2022 हिंदी का रिजल्ट आ चुका है। जिनका भी चयन हुआ उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका नहीं हुआ है वो हिम्मत ना हारें। और 3 महीने बाद एक भर्ती फर्स्ट ग्रेड की और आने वाली है, तो आप उसमें आज से ही लग जाएं, क्योंकि अब आपके पास अनुभव है, सब चीज़ें हैं। आपको ये चीज़ें देखनी है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, क्या कारण रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब आपकी तैयारी जीरो से शुरू नहीं होगी, अब आपकी तैयारी अनुभव से शुरू होगी। कहाँ से? अनुभव से शुरू होगी, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको आज से ही उस तैयारी में जुट जाना चाहिए। और मेरी कोशिश भी यही रहेगी इस चैनल पर कि सारे पेपर तो मैंने करवा दिए, करीब करीब 1-2 पेपर बचे हैं। उसके बाद मैं भी यहाँ पर आपके साथ रहूँगा और फर्स्ट ग्रेड की संपूर्ण तैयारी हम इसी चैनल पे करेंगे। जीके आपके जो 55 क्वेश्चन है ना, जीके के 55 क्वेश्चन की तैयारी यहाँ करेंगे, और सब्जेक्ट पूरा, ठीक है। ये चीज़ें शीघ्र ही आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब आपको जल्दी अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 2022 का पेपर था ये, जो अभी रद्द हुई थी ना, ग्रुप ए और बी, उसका ये हिंदी का पेपर था जो रद्द नहीं हुआ था, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। आपका बंटी किसकी रचना है बताइए? मनु भंडारी। किसकी है? मनु भंडारी की आपका बंटी, ठीक है। अन्या से अनन्या, ये किसकी है बताइए? अन्या से अनन्या, तो यह है प्रभा खेतान की, ठीक है। आवा किसकी है पूछ ले आपसे, तो आवा है चित्रा मुदगल की। और इदनमम, यह है मैत्रेय पुष्पा की। देखो, अब आपको क्या करना है, जो ये 4 कवियों या कवियत्रियों के नाम दिए रखे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि देखो इनसे हर बार क्वेश्चन आता है। तो हमें क्या करना है, जब भी कोई मैटर हम पढ़ें या किताब पढ़ें, तो हमें क्या है, जो इम्पोर्टेंट कवि या कवियत्रियाँ हैं ना, उनको ही हमें इम्पोर्टेंस देनी है। क्योंकि ऐसे आप पढ़ोगे तो खूब कवि और कवियत्रियाँ हैं, किन किन का आप पढ़ोगे। तो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है, जिनके बार बार क्वेश्चन आते हैं, कम से कम आपको वो तो देखनी चाहिए। मेरा तो फंडा यही था कि ज़्यादा ना पढ़ के मैंने वो चीज़ें पढ़ी है जो बार बार एग्जाम में आती है, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आप पूछोगे इम्पोर्टेंट का कैसे पता चले, तो इम्पोर्टेंट का सबसे पहले तो ये चीज़ है, जिनका बार बार क्वेश्चन आता है, एक तो वो इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, जिनको कोई पुरस्कार मिला अभी तुरंत में, एक तो वो इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ और कौन सी इम्पोर्टेंट है, या किसी लेखक को ज्ञानपीठ मिला है, या किसी को सरस्वती सम्मान मिला है, या मंगला प्रसाद मिला है, तो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कौन सी इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो रचनाएं आपके जैसे 11वीं-12वीं है, बीए है, एमए है, उनके पाठ्यक्रम में जो भी कवि लगे हुए हैं ना, वो कवि सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो मेरे हिसाब से जो जो मैंने ये चीज़ें अभी बताई है ना, आप इन कवियों को अगर ढंग से कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है। बाकी अगर आप ये कुछ नहीं भी करते हो, तो मेरा कंटेंट आप इस चैनल पे देख लोगे तो भी आपका आराम से हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, टॉप 100वीं रैंक तक आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। मैं तो टॉपर की बात नहीं करूँगा, क्योंकि टॉप पे आने के लिए आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन टॉप 100 या टॉप 50 तक मेरे मैटर से हो जाएगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा आप धैर्य बनाए रखें, जल्दी आपको कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। तो अब देखो, जैसे मैत्रेय पुष्पा है, तो मैत्रेय पुष्पा के कुछ रचनाएं हमें देखनी है, जैसे उपन्यास है इनके, जैसे स्मृति दंश है। कौन सा है? स्मृति दंश, ये तो स्मृति दंश है। इसके अलावा बेतवा बहती रही, कौन सी? बेतवा बहती रही, यही मैत्रेय पुष्पा का है। ये सारे मेरे कंटेंट में ऐड है, चिंता ना करें आप, ठीक है ना। और इसके अलावा है इदनमम, ये आ गया। और चाक, ये भी मैत्रेय पुष्पा का है। झूला नट, ये भी किसका है? मैत्रेय पुष्पा का है। अलमा कबूतरी, कौन सी कबूतरी? अलमा कबूतरी, ये भी मैत्रेय पुष्पा का है। ये तो इनकी सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्मृतिदंश, बेतवा बहती रही, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, ठीक है। और इनके अलावा एक इनकी और है चिन्हार, हमने पुराने पेपरों में इनकी बात कर ली है, ठीक है। और एक इनकी है कहे ईसुरी फाग, ठीक है। और इनकी आत्मकथा भी ध्यान रख लो मैत्रेय पुष्पा की, साथ ही साथ। तो इनकी आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी कहाँ बसे? कुंडल बसे। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी है? मैत्रेय पुष्पा की, कस्तूरी कुंडल बसे, ठीक है। और इनकी एक आत्मकथा और है गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया। तो आप मैत्रेय पुष्पा की ये 2 चीज़ें देख लोगे ना, जो मैंने बताई है, उपन्यास और आत्मकथा, इनसे आपका क्वेश्चन हो जाएगा आने वाले एग्जाम में। तो ज़्यादा हमें नहीं देखना है,
विद्वान नहीं बनना है, हमें वही देखना जिससे अपना सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अगला देखो चित्रा मुद्गल। चित्रा मुद्गल है तो इनकी भी कुछ रचनाएं देख लो आप। जैसे इनके उपन्यास है एक आवा, जो भी इस मतलब है, ये देखो है ना आवा। इसके अलावा एक ज़मीन अपनी, एक ज़मीन अपनी, एक ज़मीन अपनी, ये भी किसका है? चित्रा मुद्गल का। ठीक है, और इनकी एक कहानी है अढ़ाई गज की ओढ़नी, किसकी है? चित्रा मुद्गल की। अढ़ाई गज की ओढ़नी। आवाज़ देखो थोड़ी अगर ठीक नहीं है तो आप बता देना, क्योंकि थोड़ा मैं क्या है कि लाइब्रेरी के अंदर ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा धीरे बोलना पड़ता है। अढ़ाई गज की ओढ़नी, ये भी चित्रा मुद्गल की कहानी है। ठीक है, इसके अलावा अगला नाम आता है प्रभा खेतान। इनके हमें क्या देखना है, तो इनका उपन्यास देख लो आप। एक है आओ पेम्पे घर चले, आओ पेम्पे घर चले, आओ पेम्पे घर चले। ठीक है, और इनका एक और है तालाबंदी, प्रभा खेतान का तालाबंदी, ये हो गए तालाबंदी। और इनके अलावा इनका एक और है छिन्न मस्ता, छिन्न मस्ता। और कौन सा है एक और मुझे याद आ रहा अभी, हाँ पीली आंधी, पीली आंधी। काली आंधी पूछ रहे तो वो तो कमलेश्वर का है, पीली आंधी किसकी है? प्रभा खेतान की। ठीक है, अब देखो प्रभा खेतान की आओ पेम पे कर चले, तालाबंदी, छिन्न मस्ता और पीली आंधी। और काली आंधी पूछ ले तो किसकी है? कमलेश्वर की। कहानी है शायद वो, है ना, ये होगी प्रभा खेतान। इस तरह आप देखोगे ना हर पेपर को, देखो एक बार आपको टाइम लगेगा, बाकी मैं इतना कह सकता हूँ आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, अच्छे नंबरों से हो जाएगा। भले आप कितने कंटेंट पढ़ो मत पढ़ो, वहाँ पे डिपेंड है, मैं मना नहीं करूँगा। अगर मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि कम पढ़ के आपको सिलेक्शन कैसे लेना है बिना तनाव लिए। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला अपना सकते हो। अगला देखो आप मन्नू भंडारी है। मन्नू भंडारी की क्या चीज़ें हमें याद रखनी है? एक इनका नाटक है बिना दीवारों का घर। कैसा घर? बिना दीवारों का घर, बिना दीवारों का घर, मन्नू भंडारी का। ठीक है, बिना दीवार कैसे भी, पत्थर खत्म हो गए थे बिना दीवारों का घर। ठीक है, ये इनका नाटक है। और इनके अलावा इनके उपन्यास है एक आपका बंटी, किसका है? मन्नू भंडारी का। आपका बंटी, ये भी मन्नू भंडारी का है। इसके अलावा इनकी एक और रचना है एक इंच मुस्कान, एक इंच मुस्कान, किसका है? मन्नू भंडारी का। एक इंच मुस्कान। एक इनका और है महाभोज। कौन सा भोज? महाभोज, ये भी मन्नू भंडारी का है। तो मन्नू भंडारी की ये चीज़ें आप याद रख लो जो इम्पोर्टेंट है। और एक इनकी कहानी है, आप याद रखना चाहो तो याद रख लो, एक कहानी ये भी किसकी है? मन्नू भंडारी की। एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी। ठीक है, आप समझ जाना, एक कहानी यह भी किसकी है? मन्नू भंडारी की। ठीक है, और इनकी कोई रचना इंपॉर्टेंट और मेरे नज़र में देखो, एक है एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सैलाब। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, आप सुन लेना। एक है मैं हार गई, कौन सी? मैं हार गई इनकी रचना है। एक है इनकी तीन निगाहों की तस्वीर, और एक इनकी रचना और है यही संच, और एक है आंखों देखा झूठ। ठीक है, आंखों देखा पाकिस्तान, ये किसकी रचना है? कमेंट कमेंट करना। ऐसे जोड़ो आप, ऐसे आंखों देखा झूठ तो मन्नू भंडारी का है, तो आंखों देखा पाकिस्तान किसका है? वो चीज़ें ना, इससे आप को रिलेटेड करके पढ़ोगे ना, चीज़ें जल्दी याद होगी। जैसे हमने अभी वो देखी थी ना प्रभा खेतान की पीली आंधी, तो काली आंधी किसकी हुई? याद रखो साथ साथ में, तो इससे आपका क्या है, चीज़ें आसान हो जाती है। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन तो आपको अच्छे से ढंग से बताया, तो आपको इस तरह से पढ़ना है कि सारे पेपर आपको अच्छे से इनको इतना पोस्टमार्टम करना है कि एग्जामिनर कहाँ जाएगा, इसको उसको क्वेश्चन देना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैंने तो देखो अधिकतर 100-150 कभी पढ़े हैं, अधिकतर 100-150 कभी मान लो आप, उनको ढंग से देखा है, उससे अपना काम हो गया, क्योंकि ज़्यादा से क्या करना हमें। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन देखो, प्रारंभ में पिंगल नाम किस बोली के लिए प्रयुक्त होता था? पिंगल नाम बताओ, खड़ी बोली, मारवाड़ी, ब्रज भाषा, अवधी। तो पिंगल नाम किसके लिए? ब्रज भाषा के लिए प्रयुक्त होता था। मारवाड़ी के लिए डिंगल, क्या होता था? डिंगल, मारवाड़ी के लिए तो डिंगल, और ब्रज भाषा के लिए पिंगल। और खड़ी बोली जो हिंदी का मतलब वो कहते हैं हिंदी के सर्वाधिक निकट कौन सी भाषा पूछे तो ये खड़ी बोली है। ठीक है, अवधी, तो आपको बताइए तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी, और वो जायसी ने पद्मावत लिखा था, वही है, अवधी भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? रीतिकाल को श्रृंगार काल, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो मिश्र बंधु ने क्या कहा रीतिकाल को? अलंकृत काल। कौन सा काल? अलंकृत काल कहा था। ठीक है, साथ साथ में चीज़ें ध्यान रखो। और एक देखो, जैसे मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है, तो अब आपसे पूछ ले कि अलंकरण काल किसने कहा है? भाई ये तो आ रहा है अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है, तो अलंकरण काल पूछ ले एग्जामिनर। एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछता है जिससे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में हो और कन्फ्यूज होकर वो गलत करे, तो ये चीज़ें आपको साथ ही साथ तैयार करनी है। जैसे गोलेंद्र पटेल था, कौन था? गोलेंद्र पटेल, ये देखो गोलेंद्र पटेल। ठीक है, इसने कहा था अलंकरण काल।
रीतिकाल को क्या कहा था भूलेंद्र पटेल ने? अलंकरण काल। अलंकरण काल, अलंकरण काल। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो आप, विभावना अलंकार होता है, बताओ विभावना अलंकार क्या होता है? कारण के न होने पर भी कार्य हो, नहीं, कारण के न होने पर भी कार्य ना हो, वहाँ विभावना होता है, यहाँ तो नहीं होता है। कारण के साथ कार्य हो जाए, यहाँ भी नहीं होता है। जब कारण कहीं कार्य कहीं हो, यहाँ भी नहीं होता है। कारण के बिना कार्य हो जाए, हाँ हाँ हाँ, यह होता है विभावना अलंकार। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है ना, बिनु पग चले सुनु सुने बिनु काना, यानी बिना पैरों के चल रहा है और बिना कानों के सुन रहा है। ठीक है ना, कारण के बिना भी कार्य हो रहा है, तो विभावना अलंकार। अब देखो इनमें कौन सा अलंकार, जैसे मैं आपको एक बता रहा हूँ, कारण तो कहीं हो रहा है, कार्य भी कहीं कहीं हो रहा है, तो इसमें कौन सा, यहाँ असंगति है, कौन सा है? असंगति है। तो ये आपको साथ ही साथ तैयारी कर लेनी है, इससे क्या है कि आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। ये देखो मैंने जब भी तैयारी की थी फर्स्ट ग्रेड वगैरह की, तो उसमें मेरे क्या था कि ये पेपर देखता था ना, इससे 70% मेरी मतलब तैयारी हो जाती थी कंप्लीट। ठीक है, 30% मैंने इधर उधर देखा था, मतलब एकदम बेफिक्र होकर तैयारी करनी है आपको, चिंता बिल्कुल ही नहीं करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविवर्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला, उक्त कथन किसका, बताओ? शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कविवर्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला, ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इन्हें हजारी बाबा कहता हूँ मैं, ठीक है, हजारी प्रसाद SPD, ठीक है, ये इनका कथन है। ये कथन है ना, आप कथन वापस अपने नोट्स वगैरह में ऐड कर सकते हो, ठीक है ना, तो इससे चीज़ें आसान हो जाती है। वैसे अपने नोट्स में ये ऐड है, क्योंकि मैंने जो भी पेपर हुए थे ना सारे 2011 से लेकर आज तक अपने कंटेंट में ऐड कर दिए, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं होगी, जल्द आपको यहीं मिलेंगे यूट्यूब पे, आप बेफिक्र रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, देवनागरी लिपि से संबंधित है शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, चित्र लिपि, कुटिल लिपि। तो देवनागरी लिपि किससे संबंधित है? कुटिल लिपि से। किससे है? कुटिल लिपि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है, बताओ संदिग्ध वर्तमान काल किस में है? वह घर जा चुका होगा, नहीं नहीं इसमें तो नहीं है। बच्चा आनंद पूर्वक सोता होगा, यहाँ संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर, पिए पिए बिछुरन को दूसरे दुख, हर्षु जात पियो सार। पंक्ति की समानता निम्नलिखित किससे की गई? पहली चीज तो ध्यान रखो, ये पंक्ति किसकी है? ये बिहारी की पंक्ति है। बिहारी सत्से के 20 से 25 दोहे लगे हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में, उनसे ये पंक्ति आई है। तो ये मतलब समानता किससे की गई है? एक एग्जाम्पल है, तो इसकी समानता इससे की गई है, दुर्योधन की भांति प्राण त्यागते समय की दशा का है। ठीक है ना, कि मतलब दुर्योधन की मतलब मृत्यु कब हुई, उसको मिला के कुल मिला के ये एग्जाम्पल वहाँ सेट हो रहा, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, वैसा कुछ है। ये तो है मतलब कोई नायिका है जिसको अपने पिए के मतलब पति से बिछड़ने का दुख है, और पियर वालों से मिलने का उत्साह है, मतलब वो स्थिति दोनों की मिक्स हो रही है, ऐसा कुछ है। ठीक है ना, तो ये ऐसी स्थिति बन रही है, तो हमें यही याद रखना है, ज़्यादा इतना नहीं करना है, अपना काम हो जाए बस, मैं तो यही मानता हूँ। ठीक है, बाकी रैंक वैंक से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप फर्स्ट लाओ चाहे लास्ट लाओ, बंधन बनना तो आपको फर्स्ट ग्रेड ही है। जैसे पुरुषों को कोई मतलब है नहीं, फर्स्ट रैंक लाएंगे तो भी वरीयता में तो आएंगे एकदम लड़कियों से, और वो कौन बोलते हैं जो हैंडीक्राफ्ट होता है ना उनसे नीचे आने, तो आपको इतना टेंशन नहीं करना। वैसे आप कोशिश यही करनी है कि अच्छी रैंक आए तो अच्छा लगता है। ठीक है ना, बाकी सिलेक्शन हो जाए अच्छी बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, बताओ अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से? आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, यही अशुद्ध है। आपका उत्तर मेरे उत्तर से अच्छा है, ऐसा हो सकता था, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, आपसे अच्छा कैसा है, ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, ये बात सारे शुद्ध हैं। ये देखो आपको पढ़ लेना है, क्योंकि घूम फिर के क्वेश्चन यही आते हैं। ये कह रहा है मेरे मित्रों को और मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, एकदम सही है। मजदूरों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया, ये भी सही है। वे ईमानदार इंसान है, ये भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है, बताओ किस विकल्प में गुणवाचक विशेषण नहीं है? पिछला, वर्तमान, नया, ये तो विशेषण है। उचित, शांत, सीधा, ये भी विशेषण है। जैसे देखो विशेषण किसे बोलते हैं? जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो हमें पता कैसे लगाना? जैसे पिछला, पिछला दिन, इसे लगा दो। वर्तमान, वर्ष, नया, आदमी। ठीक है ना, ऐसे आप शेड करके देख लो तो आसानी हो जाती है। ठीक है, सब, यथेष्ट, समूचा, तो ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। बाकी काला, बुरा, दुष्ट, ये सारे विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में गलत कथन कौन सा है? देखो अच्छा क्वेश्चन है, आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन होते हैं पढ़ने वालों के। ठीक है ना,
ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है विवाह को रस का कार्य कहा जाता है, पहला ही गलत है। विवाह को रस का कार्य नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विवाह को रस का कारण कहा जाता है। कार्य तो अनुभव को कहा जाता है ना, तो विवाह को रस का कारण कहा जाता है, ये इसका सही होगा। ठीक है, उत्तर ये हो गया। अब देखो, संचारी भाव स्थायी भावों के उपकारक होते हैं, सही बात है, और उन्हें रस दशा तक पहुंचाते हैं। संचारी भाव स्थायी भाव के उपकारक होते हैं और उन्हें रस दशा तक पहुंचाते हैं, एकदम सही बात है। अनुभव द्वारा रसास्वादन की सूचना प्राप्त होती है, ये भी सही है। संचारी भाव रस सॉरी दोस्तों, संचारी भाव रस सिद्धि तक स्थिर नहीं रहते, अपितु उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं, पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं संचारी भाव। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किया कह रहा 12 नंबर, ऋण दिना वाक्य संग खेलूं चिरमिट खेलन जाति, पंक्तियों से मीरा का कर्षण के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा भाव प्रकट हुआ? बताओ। तो सख्य भाव, ये आरबीसी ने माना है, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें दाम्पत्य भाव ज़्यादा होगा। बाकी देखो, एक बार आरबीसी ने सख्य भाव माना है, फाइनल की में क्या होगा, हम अपना जब कंटेंट करेंगे ना, उसमें आपको फाइनल की के हिसाब से ही बता देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य बताइए। आप कब आ रहे हो, ये भी नहीं है। आप कब आ रहे हैं, अब आप कब आ रहे हैं, ये भी नहीं है। आप कब आ रहे हो, ये भी नहीं है। आप कब आ रहे हैं, ये शुद्ध वाक्य है, लेकिन ये भी शुद्ध है, आरबीसी ने यह माना है। ये क्वेश्चन भी डाउटफुल है, 12 13 दोनों डाउटफुल है। देखो इनका क्या होता है, वो जब आएगा ना रिजल्ट, उसके बाद फाइनल की आएगी, फिर पता चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कहानीकारों और कहानियों को सुमेलित कीजिए। मणिका मोहिनी, मणिका मोहिनी की कहानी है ढाई आखर प्रेम का, कौन सी है? ढाई आखर प्रेम का। ठीक है, नासिरा मुदगल, इसकी है पत्थर गली, कौन सी गली? पत्थर वाली गली। ठीक है, चित्रा मुदगल, चित्रा मुदगल, इसकी है अपनी वापसी, वापसी किसकी है मुझे बताओ, तो ऐसे जोड़ो, वापसी उषा प्रियवंदा की है। ठीक है ना, अपनी वापसी चित्रा मुदगल की। ममता कालिया, ममता कालिया की है उसका यौवन, किसका यौवन? ममता कालिया की है उसका यौवन। ठीक है, अब आगे देखो आप, जैसे देखो, अब मैंने वो चीज़ें पहले क्वेश्चन बताई दी आपको, कौन सी चीज़ें कैसे रिलेटेड करनी है। जैसे नासिरा शर्मा है, ठीक है, नासिरा शर्मा को उठाओ ढंग से देखो, इसने क्या क्या लिखा था। जैसे इसके उपन्यास है 7 नदियाँ एक समुंदर, ठीक है, 7 नदियाँ एक समुंदर। एक इनका और उपन्यास है सालमली, एक नासिरा शर्मा का और है ठिकरे की मंगनी, एक है जिंदा मुहावरे, एक और है अक्षयवट, एक है कुइयाँ जान, एक है परिजात और एक है कागज की नाव। तो नासिरा शर्मा की अब ये रचनाएं याद कर ले तो कर लो, तो आपका सारा काम हो जाएगा आराम से। 7 नदियाँ एक समुंदर, शालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे मुहावरे, अक्षयवट, कुइयाँ जान, परिजात और कागज की नाव, ये चीज़ें आप देख लेते हो तो आपकी नासिरा शर्मा कंप्लीट है। ठीक है ना, अब और देख लो आप, चित्रा मुदगल की कुछ देख लो, देखना हो तो। एक अदद औरत है, निर्मोही है, 25 साल की लड़की है, ये चित्रा मुदगल की है। एक अदद औरत, निर्मोही, 25 साल की लड़की, जो बोल रहा हूँ वो चीज़ आप याद रख लो। और एक चीज़, नई चीज़ आपको याद रखना क्या है, ये मणिका मोहिनी है ना, ये कमी पूछी जाती है, इस बार इन्होंने पूछा है, तो आप इसको ढंग से देख लें। ढाई अखर प्रेम का है ना, ये थोड़ी अलग रचना लग रही है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना इसमें, है ना। ममता कालिया की तो खूब हमने पहले देखी है, बार बार क्या देखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत कथन कौन सा है? बताओ। असंगत, जहाँ अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाए, वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। एकदम शुद्ध बात है ये, तो ये गलत बोझ रहा है ना, सही है। महत्वपूर्ण कथन, कहावत, संधि आदि को उद्धृत करने में दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, ये बात भी एकदम करेक्ट है। अगला कह रहा है, जहाँ स्थिति निश्चित ना हो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये बात भी सही है। जहाँ कोई विशेष शब्द, पद, वाक्य, खंड इत्यादि उद्धृत किए जाए वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, ये गलत है। दोहरे नहीं, इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है ना, दोहरे का यह होता है, कहावत है, संधि है, महत्वपूर्ण कथन है, वहाँ दोहरे का होता है। विशेष शब्द, पद, वाक्य, खंड हो तो इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार, बार का भावार्थ क्या? बताओ। विलम्ब, नमस्कार, आवर्ती, उपलम्ब, तो बार का भावार्थ है विलम्ब, कि बिल्कुल टाइम नहीं लगा है ना, विलम्ब। अगला क्वेश्चन, तब ही उपंग सूत आए गए, एक मिनट ना, थोड़ा सा ये क्या नाटक कर रहा है ना, मोबाइल थोड़ा पुराना हो गया इसलिए। हाँ, तब ही उपंग सूत आए गए, सका सका कुछ अंतर नहीं, बरी बरी अंक लाए। उपंग सूत का क्या आशय, बताओ।
कृष्ण उद्धव, कृष्ण सुदामा उद्धव बलराम, तो उद्धव। उपंग सूत उद्धव, ऊ से याद रखना, ऊ से उपंग सूत, ऊ से उद्धव। एक सुपलक सूत हो रहा था, सुपलक सूत, सुफलक सूत, ये भ्रमर गीत से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। सुफलक सूत अक्रूर जी को कहा गया है, ठीक है ना, अक्रूर जी, ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन, जहाँ लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है, बताओ। लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है, बताओ। लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है तो वहाँ उपादान लक्षणा होती है। कौन सी लक्षणा, उपादान लक्षणा होती है। और लक्षण लक्षणा इसमें वाच्यार्थ सम्मिलित नहीं रहता है, ठीक है ना, इसमें सम्मिलित रहता है। अब मुझे आप बताना, अजत स्वार्थ किसे कहते हैं और जैत स्वार्थ किसे कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, हर बार आरपीसी पूछती है, तो ये तो मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए, और कन्फ्यूजन वाला भी है, बार बार भूल जाता है। एक तो अजहत स्वार्थ, एक जहत स्वार्थ, ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। ये कथन किसका है, तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। देखो, अगर आपको कोई टिप्पणी लगाना हो ना, तो टिप्पणी लगाना है, वैसे नहीं लगाना चाहिए। शुक्ल जी आपको दिखे ना कथनों में, तो आपको शुक्ल जी या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वैसे होते हैं अधिकतर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्थायी भाव नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्थायी भाव नहीं है। अच्छा सा क्वेश्चन है, रति तो है, स्वेद है, ये नहीं है। ये सात्विक अनुभव का एक भेद है। सात्विक अनुभव 8 है ना, वो उसका एक भेद है स्वेद। शोक है, क्रोध है, तो सेम आंसर इसका 2 होगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं, बताओ। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना चाहिए, ये तो एकदम करेक्ट है। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, स्वस्थ पौधों के चिकने पत्ते होते हैं। क्या भाई, ऐसे कैसे कर रहे हो आप, तो गलत है ये, ठीक है ना। अगला देखो, हथेली पर सरसों नहीं उगती, समस्या आने पर काम होता है, जल्दबाजी से नहीं। तो धैर्य रखना चाहिए, ठीक है ना। समय आने पर आपका भी सिलेक्शन होगा, जब भगवान को मंजूर होगा जरूर होगा। आप पढ़ाई किया लगातार करें, ठीक है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुर, समस्या को जड़ से ही मिटा देगा। तो इसका सही उत्तर होगा 2, जो सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये है ना, होनहार बिरवान के होत सीखने बाद। अब अगर आपसे आप पेपर एनालिसिस कर रहे हो तो आपको इसका साथ साथ लिख लेना है। इससे इसका होता है कि जो मान होता है ना, उनकी प्रतिभा बचपन में ही दिख जाती है, ठीक है ना। उसे कहते हैं होनहार बिरवान के होत सीखने बाद। तो ये चीज़ें आपको क्या है कि ढंग से खुद को पेपर एनालिसिस करना है। वैसे मैंने कोशिश की अपनी तरफ से, और फिर भी आपको अपनी तरफ से भी कोशिश करनी है। किसी पर निर्भर नहीं होना आपको, नहीं तो कोचिंग पर निर्भर होना है, नहीं मुझ पर निर्भर होना है, नहीं ये किताबें निर्भर होना है। आपको जहाँ से ज्ञान मिले ना वहाँ से ले लेना चाहिए। और कंटेंट एक जगह एकत्रित कर लो, आप एकत्र कर लो। एकत्रित गलत होता है, ध्यान रखना। एकत्र सही होता है, एकत्र सही होता है, ठीक है ना। एकत्रित गलत होता है, ध्यान रखना। तो जहाँ कहीं से आपको कंटेंट मिले, आपको अच्छा लगे, तो अपने नोट्स में उन्हें ऐड कर लो। ऐसा नहीं है एक साहित्य इधर से पढ़ लिया, एक इधर से पढ़ लिया, एक इधर से पढ़ लिया, लास्ट में एग्जाम आए तब डबा चौक हो जाए। ऐसा नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, सारा कंटेंट एक जगह कर देना है। भले आपको कैसे लिखना है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है, आपको शिलालेख तो बनवाना है नहीं, एग्जाम पास करना है। कैसा भी लिखो जैसा आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो एक जगह कंटेंट इकट्ठा करो आप, ये सबसे अच्छी बात होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कमायनी के काव्य शिल्प के विषय में गलत कथन कौन सा है, गलत पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है इसकी कथा वस्तु का मूल आधार पुराण है, जो सरासर गलत है। इसका मूल आधार पुराण नहीं है, तो क्या है, सतपथ ब्राह्मण। क्या है, सतपथ ब्राह्मण। कमायनी का मूल आधार क्या है, सतपथ ब्राह्मण। ये चीज़ें साथ साथ ऐड करते जाइए आप, है ना। अगला ऑप्शन देखो, ये तो हो गई गलत, लेकिन सही वाली चीज़ें देख लो, क्या पता अगले एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ऑप्शन से बना दे, ठीक है ना। ये आदि मानव की कथा तो है ही, पर इसके माध्यम से वर्तमान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया गया। सही बात है। सर्गों का नामकरण मनोविकारों के नाम पर किया गया, ये बात भी सही है ना। जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा वो है ना, वैसे ये अपने रूपकत्व में एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक मंतव्यों को प्रकट कर दिया, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द नहीं है, बताओ। शुश्रूषा गलत है, शुद्ध शब्द है ना, शुश्रूषा ये सही है। पहला सु छोटा, फिर श्रु बड़ा, फिर सा।
क्या हो गया, शुश्रूषा। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, हर बार आता है। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में शुद्ध शब्द है, ये तो हो गया ना, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, सभी पूछ रहा है। उष्मा, प्रतीक्षा, बताओ, ये तो नहीं है, दोनों शब्द नहीं है ना। कुमुदिनी, आशीर्वाद, कुमुदनी गलत है, दिन ये तो से हो जाता, ये गलत हो गया इसमें। उषा, वाल्मीकि, ये सही है इसका। ऐच्छिक, रात्रि, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखो 25 नंबर। सोरठा छंद है, सोरठा छंद कैसा है, वर्णिक, अर्धसम छंद, मात्रिक, अर्धसम छंद, बताओ कैसा है। तो मात्रिक अर्धसम छंद है सोरठा। 13-11 वाला है ना, ये 11-13 वाला है, तो अब बताइए। अगला क्वेश्चन, गुरु प्रसाद सुई के नाके हस्ती आवे जाही, इस पंक्ति में कबीर का अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है गुरु की कृपा से असंभव कार्य भी सहज संभव हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। 27 नंबर, मेरी बहुबादा हरो राधा नागरी सोई, जातन की जाई पर श्याम हरिद्युति होई। दोहा में हरिद्युति पद का अर्थ नहीं है, मतलब अर्थ नहीं है पूछ रहा है, अर्थ है नहीं पूछ रहा, ठीक है। हत द्युति, ये तो है, हृत द्युति, ये तो है। कलमस्ता, नहीं ये नहीं। हरे रंग वाला है, प्रश्नवदन है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर नहीं है। नहीं, सही उत्तर है, लेकिन यह इसका अर्थ नहीं है ना। आप मेरे शब्दों में ध्यान देना, ये मैं सोचना गलत बता दिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत विवरण है। 28 नंबर, द्विवेदी युग में निबंध साहित्य की उपलब्धियां नगण्य, नगण्य कैसे भी गणीय है, कुछ तो लिखा था, लिखे गए थे निबंध, तो इसका सही आंसर 1 होगा। आगे देखो, द्विवेदी युग में आचार्य शुक्ल ने वैचारिक निबंधों को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया, सही बात है। निबंधकार बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र को शुक्ल ने हिंदी का स्टील और एडिशन कहा था। भट्ट को तो स्टील कहा था और इनको एडिशन कहा था, इसने शुक्ल जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंधों में सांस्कृतिक विरासत, नवीन जीवन बोध, उत्कट जिजीविषा और नई सामाजिक समस्याओं का चित्रण है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है, जो गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये 1 मिनट है ना, ये हिल जाता है। वचन के संबंध में कौन सा विवरण सही नहीं है। 29 नंबर कह रहा है वचन के संबंध में कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में और कुछ सदैव बहुवचन में होते हैं, सही बात है। अधिकतर संज्ञा शब्द एक वचन से बहुवचन के रूप में परिवर्तित होते हैं, ये भी सही बात है। वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रियाओं द्वारा होती है, नहीं, केवल मत लगाओ भाई, केवल लगाते ही मामला गड़बड़ हो जाता है। तो सही उत्तर इसका है 3 नंबर। इसके कारण विकारी शब्दों में रूपांतरण होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत कथन है। चंदन वाला रास एक महाकाव्य है, बताओ, ये गलत है। चंदन वाला रास एक क्या है, खंड काव्य है। कैसा काव्य है, खंड काव्य है, ना कि महाकाव्य है। श्रावकाचार्य की रचना आचार्य देवसेन ने की, सही बात है। स्थूलीभद्र रास रचनाकार जीन धर्म सूरी माने जाते हैं, ये भी सही है। मुनि जीन विजय ने भरतेश्वर बहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना, ये बात भी क्या सही है, सही है। तो ये है किसकी रचना, ये शालिभद्र सूरी की रचना है, ठीक है ना। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 31, भक्तमाल के रचयिता कौन है। कृष्णदास पैहरी, रामानंद, नाभादास, अनंतानंद। तो नाभादास। इसकी टीका पूछ ले, तो टीका लिखी थी 1712 ईस्वी में, किसने, प्रियादास ने। किस नाम से लिखी ये आप बताओगे, ठीक है ना। प्रियादास ने टीका लिखी थी किसकी, भक्तमाल की, किस नाम से ये आप बताओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रीतिकालीन साहित्य के विषय में असत्य कथन है, बताओ, असत्य पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है मतीराम के काव्य में ऋतु वर्णन सर्वाधिक है, तो यही गलत है। ऋतु वर्णन सेनापति के काव्य में मिलता है, ना कि मतीराम के। घनानंद का प्रेम एकांगी है, ये सही है। भूषण के काव्य में अतिशोक्ति है, ये भी सही है। देव ऋतिबद्ध काव्य धारा के कवि है, ये भी सही है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है, और आगे के क्वेश्चन हम जल्द मिलते हैं, उनमें कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।